हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंधों की विवेचना करेंगे कि मंत्रिमंडल और संसद में किस प्रकार के संबंध हैं। ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। मंत्रिमंडल और संसद का संबंध भी क्या है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार के अंतर पर आधारित है और इसी आधार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए डाइसी द्वारा संसद की प्रभुसत्ता का विचार रखा गया। वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रैमजे मेयर ने कैबिनेट के अधिनायकत्व की विवेचना की या प्रतिपादन किया। तो यहाँ आज के इस लेक्चर में हम वास्तव में मंत्रिमंडल और संसद के मध्य क्या संबंध है, सैद्धांतिक स्थिति क्या है और व्यवहारिक स्थिति क्या है। यहाँ सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ब्रिटेन में 1911 और 1949 में जो संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुए थे, उनके बाद क्या है, वहाँ पर लॉर्ड सभा की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो गई और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत कम कर दी गई। तो ब्रिटिश संविधान में आज संसद का अभिप्राय एक तरह से किससे, लोक सदन से है। इसलिए जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं संबंधों के संदर्भ में, वहाँ संसद से तात्पर्य लोक सदन से ही है। तो मंत्रिमंडल और संसद के मध्य क्या संबंध है, इस संदर्भ में हम सबसे पहले वहाँ सैद्धांतिक दृष्टिकोण से या हम कहें कानूनी दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि कानूनी दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो संसद की प्रभुसत्ता की बात आती है। तो क्या स्थिति है, यहाँ हम देखते हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से विचार करने पर विधायी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में संसद की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पहला ले रहे हैं हम विधायी संबंधी सर्वोच्चता। विधायी क्षेत्र में देखते हैं कि ब्रिटेन में चूँकि एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संपूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण जो है संसद के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी बात, ब्रिटेन में संविधान लचीला है और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ना होने के कारण जो है संसद जो है वो सामान्य बहुमत से किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अन्य किसी भी सत्ता के द्वारा या न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है। दूसरा देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता कि ब्रिटेन में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट का जो निर्माण है वो संसद में से किया जाता है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन में कानून निर्माण संबंधी सर्वोच्चता तो प्राप्त है ही है, लेकिन इसके साथ ही वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल पर भी लोक सदन द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। लोक सदन या संसद जो है सरकार से, मंत्रिमंडल से प्रश्न, पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, वाद विवाद, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखता है। और अंत में हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर संसद जो है
वो मंत्रिमंडल को पद त्याग करने के लिए विवश कर सकती है। तो इस तरह से जो मंत्रिमंडल है वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधायी प्रशासनिक क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में भी संसद जो है वो कैबिनेट की तुलना में सर्वोच्च होता है। तीसरा क्षेत्र देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में ये सिद्धांत प्रचलित है, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यानी कि संसद की स्वीकृति के बगैर सरकार जो है कोई भी कर नहीं लगा सकती है, किसी भी प्रकार की धनराशि को वसूल नहीं कर सकती है। सरकार जो बजट तैयार करती है वो जो है लोक सदन में पेश करती है और बगैर लोक सदन की स्वीकृति के मंत्रिमंडल कोई भी खर्च नहीं कर सकता है। तो इस तरह से संसद को क्या है, उस बजट में कटौती करने का अधिकार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर वैधानिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि संसद और मंत्रिमंडल के आपसी संबंधों में संसद सर्वोच्च है। इसी कारण कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वह सब कुछ कर सकती है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त मुनरों के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं वास्तविक स्थिति पर हम आते हैं। व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो संसद की तुलना में मंत्रिमंडल शक्तिशाली है और मंत्रिमंडल के द्वारा जो है संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे कि प्रसिद्ध विचारक हैं कार्टर, उन्होंने अपनी बुक गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में लिखा है कि यह यानी कि यह लोक सदन से नियंत्रित होने की बजाय लोक सदन को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल लोक सदन से नियंत्रित होने की बजाय लोक सदन को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य राजनीतिक दल को और राजनीतिक दल लोक सदन को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से एक ऐसी समिति जो सम्राट और लोक सदन पर निर्भर प्रतीत होती है, वास्तव में दोनों पर ही प्रभुत्व रखती है। तो इस तरह से व्यवहारिक स्थिति में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली है। तो मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता देखते हैं। विधायी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, तीनों में वास्तविक स्थिति क्या है। पहला, विधायी क्षेत्र में देखें तो कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों का जो प्रारूप है, कानूनों का प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है और मंत्री ही जो है उन्हें संसद में पेश करते हैं और बहुमत के बल पर उनको पारित करवाते हैं। और सामान्य रूप में क्या है, संसद इन विधेयकों को उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में इन्हें प्रस्तावित किया जाता है और केवल कुछ संशोधन किए जाते हैं, वो केवल क्या है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ही किए जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के द्वारा जो है पथ प्रदर्शन किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, मार्ग निर्देशन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है कार्यपालिका क्षेत्र। कार्यपालिका क्षेत्र में क्या है, सैद्धांतिक स्थिति ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कभी भी लोक सदन जो है सरकार को पद से हटा सकती है। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति ये है कि जब तक मंत्रिमंडल का या दल का बहुमत है लोक सदन में, तब तक वह कभी भी उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
पारित नहीं होता है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का तात्पर्य क्या हो गया कि लोक सदन के बहुमत दल द्वारा शासन की शक्ति किसी विरोधी दल को सौंपना, और बहुमत दल के द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इस तरह से देखते हैं कि जब लगता है कि विरोधी हो गया है लोक सदन, तो अनेक बार क्या होता है कभी कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं त्यागपत्र देने की बजाय क्या होता है, लोक सदन को विघटित किया जा सकता है। सम्राट को इस संदर्भ में परामर्श दिया जा सकता है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में कैबिनेट संसद से नियंत्रित नहीं होती है, बल्कि वह संसद को नियंत्रित करती है, क्योंकि मंत्रिमंडल में दल के प्रमुख नेता होते हैं। तीसरा क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट जो है वित्त मंत्री की देखरेख में वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है, और वित्त मंत्री के द्वारा उसे लोक सदन में पेश किया जाता है। केवल बजट की वही कटौती, मांगों में वही कटौती की जाती हैं जो कि मंत्रिमंडल को स्वीकार्य होती हैं। बगैर उसकी स्वीकृति के कोई कटौती नहीं की जाती है। तो इस तरह से देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में भी जो है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और संसद के जो आपसी संबंध हैं वो सिद्धांत और व्यवहार के अंतर पर आधारित हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी संसद सर्वोच्च है, मंत्रिमंडल जो है उसकी एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है, लेकिन वास्तव में जो है व्यवहारिक स्थिति ये है कि दोनों के संबंधों के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली है। और यही कारण है कि वर्तमान में मंत्रिमंडलीय अधिनायकत्व की धारणा जो है रैमजे मोहर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये स्थिति केवल ब्रिटेन में नहीं है, बल्कि सभी संसदीय देशों में यह स्थिति देखने को मिल रही है। संसद की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और उसके स्थान पर मंत्रिमंडल की जो शक्तियाँ हैं उनमें अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मंत्रिमंडल की महत्ता के कारणों की विवेचना करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।